नमस्कार दोस्तों। चीन हमेशा डायरेक्ट वॉर से बचता है, खुद को इन्वॉल्व वो डायरेक्ट नहीं करता है। और ये जो चीन है अपने दुश्मन देशों के ऊपर लंबे अवधि की रणनीति, जैसे कि आपको याद है सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और सीएमईसी मतलब कि चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर या फिर बीआरए के जरिए अपने दुश्मन देश को दबाने का प्रयास करता है, अपना प्रभाव उसके ऊपर बढ़ा देता है। सो गाइस, लेकिन अभी हाल ही में ये जो दोनों कॉरिडोर चीन तैयार कर रहा है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी में, एक तरफ अरब सागर में चीन का अधिकार अच्छे से स्थापित हो जाएगा। तमाम जो ट्रेडिंग होगी, तमाम जो इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा चाइना का, वो अब इन्हीं दोनों स्थानों से होने वाला है, बंगाल की खाड़ी से भी और अरब सागर से भी। और चीन ने बंगाल की खाड़ी पर प्रभाव बढ़ाने के लिए बीते कल के दिन जो इसका चाइना म्यांमार जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसकी स्पीड को अब और अधिक बढ़ा दिया है। और ये दूसरी तरफ जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, यहाँ पर भी ये अपनी स्पीड को अब इंक्रीज़ करने वाला है, क्योंकि 2008 में इस कॉरिडोर का अनाउंसमेंट हुआ था और सीपीईसी पर 50% पैसा ये लगा चुका है, लेकिन अब तक भी चाइना को ढेले भर का प्रॉफिट नहीं दे पाया है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की सेना की वजह से ये काम अब तक पेंडिंग चल रहा है। जैसे ही बलूचिस्तान वाले एरिया में कॉरिडोर जाता है तो बीएलए आर्मी चाइना के इंजीनियर को गायब कर देती है, उनकी हत्या कर देती है, और चाइना को एक बहुत बड़ा लॉस हो रहा है इससे। और वो जल्द से जल्द दोनों तरफ मतलब कि बंगाल की खाड़ी में भी और अरब सागर के अंदर भी अपने प्रभाव को बढ़ाने में अब लग चुका है, और ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और सबसे बड़ा खतरा ये है कि चीन ने अभी हाल ही में ये अनाउंसमेंट कर दिया कि हम सीपीईसी कॉरिडोर के लिए अब डायरेक्ट बीएलए से बात करेंगे। पाकिस्तान को इसने कर दिया है साइड, अपने इंजीनियर की सिक्योरिटी अब चाइना खुद देखेगा, इस कॉरिडोर की मेंटेनेंस उसकी सिक्योरिटी अब चाइना खुद देखेगा, अपने डिफेंस को भी यहाँ पे तैनात करने वाला है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सीपीसी कॉरिडोर वही कॉरिडोर है जो हमारे पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रहा है, यहाँ के बीचों बीच से निकलता है। अगर एक बार ये कॉरिडोर तैयार हो गया तो हमारी जंग दो देशों के साथ होगी, एक तो पाकिस्तान और एक चीन के साथ, क्योंकि चीन इस कॉरिडोर को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देगा, क्योंकि इसी कॉरिडोर के माध्यम से ये अरब सागर में अपना व्यापार स्थापित करने वाला है। अरब सागर का इस्तेमाल करके अन्य जो एशियाई देश है, मध्य एशियाई देश वगैरह, वहाँ पे ये व्यापार करेगा। अब यहाँ पे ना चीन ने बंगाल की खाड़ी पर प्रभाव बढ़ाने के लिए काफ़ी सारी घटिया नीति चली है। अगर हम बात करें दोस्तों, पहला चीन म्यांमार आर्थिक कॉरिडोर के तहत म्यांमार के जो बंदरगाह जिसे बोलते हैं काका कपियू, ये बंदरगाह को विकसित कर रहा है और समुद्री पहुंच लगातार अपनी मजबूत करने वाला है, वो भी बहुत ही जल्द शायद इसको एक्टिव कर देगा। और दूसरा दोस्तों जो इसने कूटनीति चली है वो चली है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के जरिए, जो श्रीलंका और मालदीव में जो बंदरगाह है उस पर ये अपना नियंत्रण स्थापित करने वाला है। और तीसरी इसने जो अपना ट्रम्प कार्ड चला है दोस्तों, वो चला है बांग्लादेश को आर्थिक सहायता दे करके उसको अपने प्रभाव में लेना। और यही तो करता है चीन। आप देखिए ना, पाकिस्तान की क्या इतनी हैसियत थी कि वो हमारे साथ 4 दिन का युद्ध कर सके। सोचिए, 4 दिन में दांत खट्टे हो गए, कटोरा लेके पहुँच गया IMF के पास में। नहीं है अभी पाकिस्तान पास इतना पैसा, वो उलझा पड़ा है, क्योंकि चाइना खुद ना अपना ट्रम्प कार्ड चल रहा है। कैसे चल रहा है देखिए, चाइना पाकिस्तान को एंगेज कर रहा है युद्ध के अंदर, वो अपने खुद के विकास के बारे में सोच नहीं पाएगा। और जो भी नेता आता है ना, वो पाकिस्तान का जो भी नेता बना है सब बुड़बक नेता है। सबको बस चाहिए विस्तार, किसी को नहीं चाहिए विकास, सबको चाहिए ज़मीनी विस्तार। विकास के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। सोचिए कितनी खस्ता हालत पड़ी है पाकिस्तान की। और यही हाल ये सेम कर रहा है बांग्लादेश के साथ में भी। सोचिए, बांग्लादेश इस समय किसके सपोर्ट में आ चुका है? अब ये सपोर्ट में आ चुका है इस समय चीन के। ये शायद भूल चुका है कि भारत ने कितना बड़ा एहसान किया है इसको बना करके आज भी, वरना ये क्या होता, पूर्वी पाकिस्तान होता। ये यहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन तीनों तरफ से भारत अब बहुत जल्द घिरने वाला है। लेकिन हमको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी डिफेंस डे बाय डे और अधिक मजबूत हो रही है। सिप्री की अभी जो हाल ही में रिपोर्ट आई थी, उसमें वर्ल्ड के अंदर 2nd रैंक है हमारी, जो सबसे अधिक हथियारों को बाय करता है। वो अलग बात है कि हम लोग इस्तेमाल करने में शायद कंजूसी करते हैं। अरे सीधे परमाणु का इस्तेमाल करो, सीधे चाइना ये जो पाकिस्तान है इसको मैप से हटा दो, बीएलए के अधिकार में पूरा एरिया दे दो। जैसे हमने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में कन्वर्ट कर दिया, वैसे हम लोग पाकिस्तान को बलूचिस्तान में कर सकते हैं कन्वर्ट, बीएलए में कर सकते हैं कन्वर्ट। काहे इतनी देरी कर रहे हैं भाई? कहीं ऐसा ना हो कि बीएलए का ऑफर चाइना कोई अच्छा खासा कर दे और बीएलए मना कर ना पाए, और बीएलए भी चाइना के सपोर्ट में कूद जाए आने वाले समय में। थिंक अबाउट इट, आपको क्या लगता है?
अब यहाँ पर जो चीन ने अपनी घटिया नीतियों के माध्यम से अपने विरोधी पर हमला करने के लिए अप्रत्यक्ष तरीकों का बहुत सारा प्रयोग किया। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके पास निंजा ट्रिक है, हम कह सकते हैं, जैसे कि ये साइबर हमला करता है। आप देखिए किसी भी देश के ऊपर कोई भी साइबर अटैक होता है उसका ओरिजिन हमेशा 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 आपको चाइना से मिलता है। जैसे कोई भी आतंकवादी घटना किसी भी देश के अंदर घटित होती है उसकी जड़ें आपको मिलती है पाकिस्तान के अंदर, और साइबर अटैक मैक्सिमम चाइना से होते हैं। और जो चीन है ना, चीन हमेशा अपने दुश्मन पर वार करने से पहले उस देश के आसपास ऐसे देशों को ढूंढता है जो काफ़ी फाइनेंशियली वीक होते हैं, तो उन देशों की यह फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, उनको उनका फेवर लेने का प्रयास करता है, मतलब कि उनके कंधे पर अपनी बंदूक रख करके दुश्मन देश के ऊपर चलाता है। जैसे पाकिस्तान के साथ इसने किया, और ऐसे इसने सेम किया था म्यांमार के साथ में, बांग्लादेश के साथ में सेम यही कर रहा है। अपना एक नया कॉरिडोर तैयार करके हमको कहीं ना कहीं हैंडीकैप करने का प्रयास कर रहा है व्यापारिक दृष्टिकोण से। अब यहाँ पर चीन की एक खास बात यह है कि इसके पास जो सैन्य हथियार हैं काफ़ी अपडेट हैं। वो अलग बात है कि मेड इन चाइना कैसे बम निकले दिवाली के फुस्सी बम की तरह है। इसका एग्जांपल हमने कुछ समय पहले देख लिया, जब इसने PR-50 मिसाइल दागी थी हमारे ऊपर। पाकिस्तान ने PR-50 मिसाइल के जो खोखे हैं एज इट इज़ पूरी की पूरी मिसाइल हमको साबुत की साबुत मिली है, जो समय पर नहीं फट पाई। पाकिस्तान को ठीक है, कर्जे में लिया गया सामान है तो ठीक है, सामान तो ऐसे ही मिलेगा। जब किसी परचून की दुकान से आप जाते हैं कुछ कर्जे का सामान लेने के लिए, तो आपको कभी कभी कुछ सामान वो एम ही चिपका देता है, बिना एक्सपायरी डेट देखे प्रॉपर आप ले भी लेते, चलो ठीक है यार कर्जे में लिया। तो वही हाल इस समय पाकिस्तान का है। पाकिस्तान भी कर्जे में पूरी तरीके से डूबा हुआ है। 4 दिन के युद्ध में दांत खट्टे हो गए, सीधे पहुंच गया था IMF के पास। ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ, बार बार रिपीट करके अननेसेसरी वीडियो की लेंथ इंक्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद दोस्तों अपडेट हथियार तो हैं, कुछ काम के हैं कुछ काम के नहीं है। उन हथियारों के साथ में ये बॉर्डर पर हमेशा क्या रहता है, तैनात रहता है। जैसे आपकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी है चीन की, ये उन्नत हथियार जैसे कि हाइपरसोनिक मिसाइल हो गए, ड्रोन हो गए, और नौसेना के साथ में सीमा पर अन्य देशों के ऊपर तनाव बनाने का प्रयास करता है। ये इसके निंजा ट्रिक। आपको याद होगा कि गलवान घाटी पर इसने हमला किया था, उस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेने का प्रयास किया था। वो भी कब? वो भी तब जब कोविड काफ़ी पीक पे था, भारत के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ था। मतलब कि आपके चीन के वुहान शहर से, आपकी लैब से कोविड वायरस रिलीज़ हुआ था। दुनिया को सॉरी बोलने की जगह आप उनके खिलाफ परपंच रच रहे हो, इतनी बड़ी साजिश रच रहे हो। सोचिए, ये है हमारा पड़ोसी देश, और हमको अब चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी ख़त्म करनी होगी, स्वदेशी वस्तु का अपनाना होगा। जब इसका इंपोर्ट हमारे देश के अंदर कम हो जाएगा, मतलब कि जब हमारा इंपोर्ट इसको लेकर के कम हो जाएगा, तो शायद इसकी GDP पर एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि चाइना की GDP पूरी तरीके से तैयार होती है एक्सपोर्ट पर। ना सामान जाएगा ना इसको प्रॉफिट होगा, बस ये आप ध्यान रखिएगा। और इसकी मुहिम दोस्तों चलाई थी PM मोदी ने, जिसको लेकर के वीडियो मैंने शूट किया था। अब दोस्तों यहाँ पर चीन का एक बहुत फेवरेट गेम है प्रॉक्सी युद्ध करना, मतलब कि कमज़ोर देशों को अपना ढाल बना करके दुश्मन देशों के ऊपर ये हमला करता है, चाहे वो CPEC के माध्यम से, चाहे वो CMEC के माध्यम से क्यों ना हो। और दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं है कि यहाँ पर कि इसके पास कोई अधिकार है ही नहीं, बंगाल की खाड़ी में जाने का या फिर अरब सागर में जाने का अधिकार है, बट काफ़ी लिमिटेड अधिकार है। जैसे दक्षिण चीन सागर को आप ध्यान से देखोगे मैप के अंदर, तो इस पर इसने काफ़ी सारे कृत्रिम द्वीप बनाए हैं, ठीक है। और जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, इसके द्वारा भी अपना व्यापार करता है बहुत ही, लेकिन इसकी लिमिटेड एरिया है, तो ये तगड़े इस तरीके से स्पीड से अपना व्यापार नहीं कर पाता है, और ये वो चाहता है। और यहाँ पर जो राखिन कॉरिडोर है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये कॉरिडोर चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ म्यांमार, मतलब कि म्यांमार की हेल्प से दोनों मिलकर के ये अपने कॉरिडोर को तैयार कर रहे हैं, और ये म्यांमार के बीचों बीच से जाएगा। और इसका मॉनेटरी बेनिफिट कॉमन सी बात है कि म्यांमार की भूमि का प्रयोग करेगा तो उसको मॉनेटरी बेनिफिट पक्का ये देगा ही देगा, जैसे वो CPEC पाकिस्तान को दे रहा है। अब यहाँ पर इसका उद्देश्य ये है कि राखिन में गृह युद्ध इस समय चल रहा है, क्योंकि राखिन में वो जनसंख्या रहती है जो म्यांमार से निकाले गए लोग हैं, और राखिन वाले एरिया को भी ये टच करेगा। एक तरफ POK है, टेंशन कार्ड, भाई वो पाकिस्तान का या फिर इंडिया है, चाइना को समझ नहीं आ रहा है, कोई करो तो करो नहीं वहाँ पे। अब इस तरह से जो CMEC जो कॉरिडोर जा रहा है, ये निकलेगा आपका क्रॉक्स बाज़ार से। क्रॉक्स बाज़ार ये म्यांमार के साथ में बॉर्डर से लगा हुआ है, और यहाँ पे लोग रहते हैं रिफ्यूजी लोग, जिनका ना कोई राज्य है ना ही जिनका कोई देश है। अब यहाँ पर चीन म्यांमार कॉरिडोर, विशेष रूप से चीन म्यांमार आर्थिक कॉरिडोर, एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसे बोलते हैं BRI का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो म्यांमार के राखिन में जो ककाऊ जो बंदरगाह है, इसको चीन के युआन प्रांत से जोड़ेगा। और ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये कॉरिडोर बंगाल की खाड़ी में चीन की उपस्थिति को और भी अधिक इंक्रीज कर देगा, जो भारत के समुद्री हितों को और जो हमारी एक्ट ईस्ट जो हमारी पॉलिसी है उसको एक बहुत बड़ी चुनौती दे सकता है।
और जो म्यांमार में दोस्तों जो अस्थिरता है और जो सशस्त्र समूह, जैसे कि आपको पता होगा अरकान आर्मी को अप्रत्यक्ष समर्थन से भारत के पूर्वोत्तर में हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी यहाँ पर बढ़ सकती है, क्योंकि ये एरिया समुद्र के पास लगा हुआ है। और चीन का म्यांमार में गहरा आर्थिक प्रभाव भारत के क्षेत्रीय व्यापार और नियंत्रण को कमज़ोर करेगा। मतलब कि आने वाले खतरे को हमें थोड़ा सा भाप लेना है और इस खतरे से हमें अभी से आगाह हो जाना है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि दोनों तरफ हम लोग घिरे हुए हैं बहुत बुरी तरीके से और हम बहुत ही जल्द शायद किसी भी एक देश का उपनिवेश ना बन जाए। और इसीलिए हम लोग अपनी डिफेंस को और भी अधिक मजबूत कर रहे हैं, और मजबूत करने के अलावा हमको इसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। हम क्यों भाई पाकिस्तान को इतने मौके दे रहे हैं? आपको लगता है कि 4 दिन के युद्ध में पाकिस्तान को सबक सिखा दिया होगा? हमने सबक सिखाया है टेम्प्रेरी। कुछ टाइम बाद ये फिर अपनी कोई नई हरकत करेगा, या तो अपने आतंकवादी भेज के हमारे पर हमले करवाएगा या फिर खुद डायरेक्ट हमला कर देगा। और अगर एक बार पीओके हमारे हाथ से निकल गया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। और जो हमारा कालाधन प्रोजेक्ट है, अगर चीन ने अपना सीएमएसई प्रोजेक्ट को रन कर दिया तो कालाधन प्रोजेक्ट का दोस्तों जो हमारा सपना है वो सपना ही रह जाएगा, वो पूरा नहीं हो पाएगा। और सीएमएसई प्रोजेक्ट के माध्यम से चीन का म्यांमार में गहरा आर्थिक प्रभाव जो है वो भारत के क्षेत्रीय व्यापार और निवेश को कमज़ोर कर सकता है। और यहाँ पर जो रोहिंग्या संकट होगा वो और अधिक बढ़ जाएगा हमारे लिए। मतलब कि कॉरिडोर में अस्थिरता बढ़ने पर रोहिंग्या शरणार्थी का जो प्रभाव होगा वो भारत में और अधिक बढ़ सकता है। मतलब कि ये वहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं। हम रोहिंग्या को अपने देश से हटाने का प्रयास कर रहे हैं, वो तो अलग बात है। सोचिए सीमा हैदर जैसी इंसान लेडीज़ अपने बच्चों के साथ में इंडिया में घुस जाती है। आखिर का बॉर्डर हमारा कितना सिक्योर है? आतंकवादी तो बड़े आसानी से घुस सकते हैं फिर तो भाई, उन पे तो काफ़ी ज़्यादा असला तसला बारूद दिमाग पूरी रणनीति उनके पास में होती है। सोचिए सीमा हैदर भी बड़ी आसानी से इंडिया में घुस चुकी थी। और ये हमारे जो वर्तमान में जो गृह मंत्रालय है उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पक्का रेज करता है। जी हाँ, फिलहाल आज के इस वीडियो में बस कर इतना है। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में भारत के ऊपर कोई बड़ा संकट आने वाला है या फिर जस्ट चिल? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सीएमएसई बने, सीपीएसई बने या फिर कुछ और बने, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपनी राय आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। और अगर आप भारत के दोस्तों होम मिनिस्टर होते, मतलब कि अगर आप अमित शाह की जगह पर होते, बॉर्डर आपके अंडर में आता है, तो आप यहाँ पर चीन को संभालने के लिए कौन कौन से कदम उठाते? अपनी राय आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।